आज का जो टॉपिक है वह है शैथिल्य वक्र या हिस्टैरिसीस जो लूप है। अब हम आज पढ़ेंगे कि शैथिल्य वक्र का क्या फायदा है, इससे हम क्या लाभ ले सकते हैं और किस हेतु हम इसको बनाते हैं या इसका निर्माण करते हैं। जब हम किसी पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, पदार्थ पहला चुंबकित नहीं है, अब उसे हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और धीरे धीरे जो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़ाई तो पदार्थ भी चुंबकित होता है। मतलब जो चुंबकन तीव्रता धीरे धीरे क्या करती है, बढ़ती है। ये सामान्य प्रक्रम में बढ़ती है, लेकिन यह रैखिक नहीं होती। मतलब जितना हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है उतनी चुंबकन तीव्रता उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, जबकि वक्राकार रूप से बढ़ती है। जैसे हमें देखिए, हमने एक ग्राफीय निरूपण किया है जो कि इस आधार पर है कि चुंबकीय तीव्रता का क्या मान होगा, चुंबकन तीव्रता का क्या मान होगा। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र यदि बढ़ाया तो चुंबकीय तीव्रता बढ़ी और उसके साथ चुंबकन तीव्रता बढ़ी। अब देखिए, इस तरीके से बढ़ रही है तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये वक्राकार रूप से बढ़ रही है। पहले तेजी से, फिर धीरे धीरे और फिर और तेजी से, अलग प्रक्रिया से बढ़ रही है। तो ये क्या नहीं है, रैखिक नहीं है। इस कारण क्या है, जो हमारे पास इसका मान और इसका मान, ये कितना है, I/h और B/h भी क्या नहीं रहते हैं, नियत नहीं रहते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब देखते हैं हम, जैसे जैसे धीरे धीरे चुंबकीय तीव्रता बढ़ाई, धीरे धीरे चुंबकन तीव्रता का मान बढ़ता गया। अब एक बिंदु ऐसा आया जहां पे जो h का मान है, उस h के मान के लिए I का मान क्या हो गया, संतृप्त हो गया। जो अधिकतम जो चुंबकित हो सकता था वो परिस्थिति पहुंच गई। यदि हम h का मान और बढ़ाएंगे तो ये चीज कैसे चली जाएगी, सीधे चली जाएगी। I का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमें वो नहीं चाहिए। हम यदि अब क्या करते हैं, चुंबकीय तीव्रता जो है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं। अब यदि हम कम करते हैं तो इसको वापस उसमें आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब चुंबकन तीव्रता का मान किस तरफ से जाता है, इस तरफ। जैसे ये कम होगा फिर यहाँ ये कम होगा, फिर ये हमें ये वक्र प्राप्त होता है। जैसे ही चुंबकीय तीव्रता शून्य होती है तब भी चुंबकन तीव्रता शून्य नहीं हो पाती। यही उस चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता कहलाती है। धारणशीलता क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो खत्म हो गया, अब आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसमें चुंबकीय गुण अभी भी विद्यमान है, चुंबकन तीव्रता उसमें अभी भी है। I का क्या मान होता है हमारे पास, पहली है m/v। m आघूर्ण है और v उसका आयतन है, मतलब उसमें चुंबकीय गुण क्या है, विद्यमान है। इसीलिए इस गुण को, उसके गुण को कहा जाता है धारणशीलता। अब हम क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको विपरीत दिशा में, अब दिशा परिवर्तित हो जाती है और उधर की तरफ से बढ़ाने लगते हैं। तो अब क्या होता है, चुंबकन तीव्रता का मान धीरे 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 कम होने लग जाता है। यहाँ पे इतना, दूसरे पे इतना, फिर आगे बढ़ाया और इतना, और एक बिंदु ऐसा पहुंचता है जहां पे जिस चुंबकीय तीव्रता जो विपरीत दिशा में है उसके मान के लिए चुंबकन तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इस इतनी सी जो ये मान है, यहां से लेकर ये जो मान है, इस मान को क्या कहा जाता है, निग्रहिता या कोरिसिविटी। इसको रिटेंटिविटी कहा जाता है, इसे कोरिसिविटी कहा जाता है। ये वह मान है, वह विपरीत चुंबकीय क्षेत्र का मान है जो उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता को शून्य करने के लिए आवश्यक है। अब यदि हम फिर उस जो हमारा चुंबकीय तीव्रता है वो विपरीत दिशा में बढ़ाते जाएं तो वह क्या होगा, चुंबकन तीव्रता नीचे विपरीत दिशा में बढ़नी शुरू, ऋणात्मक दिशा में बढ़नी शुरू होगी और धीरे धीरे वहां भी वो एक मान प्राप्त करेगी। और यदि इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी संतृप्तता की अवस्था में आके आएंगे। तो हम फिर यदि इसको घटाते हुए जाते हैं विपरीत दिशा वाले को, तो ये फिर क्या होगा, यहाँ पे चुंबकन तीव्रता शून्य हो जाएगी और ये यहाँ, मतलब फिर भी उसमें विपरीत दिशा में चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय गुण बचा हुआ रहेगा। फिर यदि हम उसे फिर दोबारा धनात्मक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दूसरी दिशा में करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे चुंबकन तीव्रता का जो विपरीत दिशा में मान था वो घटता हो जाएगा और फिर वो एक बिंदु पर जाके वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यदि फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर जिस बिंदु से हम पहले चले थे ये, उस बिंदु तक ये पहुंच जाएगा। हमें एक लूप प्राप्त होगी। इस लूप को शैथिल्य वक्र कहते हैं। शैथिल्य वक्र क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए h का मान और I के मान में पाश्चता है, मतलब अंतर है। h शून्य पहले हो रहा है, I बाद में हो रहा है। यहाँ पे h का मान ऋणात्मक पहुंच जा रहा है, I फिर शून्य हो रहा है। मतलब I हर परिस्थिति में
एच से पीछे रह रहा है, मतलब क्या हुआ, उसका आलसी हो गया, जैसे आलसी हो जाते हैं वैसे ही। तो शैथिल्यपन आ गया है कि आई एच से प्रत्येक परिस्थिति में पीछे रहता है, इसलिए ये जो वक्र हमें प्राप्त होता है इसे क्या कहा जाता है, शैथिल्य वक्र कहा जाता है। और जो गुण है वो चुंबकीय शैथिल्य कहा जाता है इसमें। अब देखिए, इस आधार पे हम कई चीजें पहले वो कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इस चुंबकीय शैथिल्य जो वक्र है हमारा, उस शैथिल्य वक्र के आधार पे हम पदार्थ के गुणों को जान सकते हैं कि किस पदार्थ को हम स्थायी चुंबक के तौर पे प्रयोग करें और किस पदार्थ को हम अस्थायी या विद्युत चुंबक के तौर पे क्या करें, प्रयोग करें। अब है इसी शैथिल्य वक्र के साथ अभी हम दो चीजें आगे पढ़ेंगे, एक तो शैथिल्य हानि और दूसरा क्या होगा, विचुंबकन। तो हम पहले देखते हैं विचुंबकन के बारे में पढ़ते हैं। विचुंबकन क्या है कि हमने देखा सामान्य इसमें कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता शून्य कर दें तब भी चुंबक में चुंबकीय गुण या चुंबकन तीव्रता विद्यमान रहती है। अब प्रश्न उठता है कि हम उस चुंबकन जो गुण है उसके अंदर तीव्रता है उसको शून्य किस प्रकार से करें। तो उसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र करते हैं, तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, जब चुंबकीय तीव्रता का मान क्या हो जाता है, जब विपरीत दिशा में कुछ विशेष उसमें पहुंचता है तो चुंबकन तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। मतलब एच एक तरह से क्या हुआ, घटता हुआ जा रहा है। जब इतना ये जो निग्रह बल लगाना पड़ता है तब जाके उस चुंबकीय पदार्थ के जो चुंबकन तीव्रता वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी पदार्थ का यदि चुंबकीय गुण खत्म करना है तो हम उसको क्या करते हैं, घटती हुई चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या घटती हुई धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे विद्युत धारा क्या करेगी, घटेगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटेगा और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी धीरे धीरे घटेगी। और एक परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो जाएगी जब धारा का मान शून्य हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकन क्षेत्र तीव्रता भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है, विचुंबकन। देखिए यहाँ पे हम यदि उसको घटते हुए बार बार चुंबकित करेंगे, विचुंबकित करेंगे। देखिए यहाँ पे एच शून्य हो गया, विचुंबकित करने की कोशिश कर रहे हैं हम उसे, फिर दोबारा दूसरी दिशा में बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद वापिस उसी दिशा में चुंबकित कर रहे हैं, फिर इसका एक मान प्राप्त हो रहा है, फिर विपरीत दिशा में कर रहे हैं। तो चुंबकित तो विचुंबकित हम उसे लगातार करते रहेंगे और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे जिसमें धारा का मान लगातार क्या करता है, घटता हुआ जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इस टाइप का कुंडली जो आप हमारे पास है, धारावाही कुंडली में हम उसको रखते हैं, उस चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं और इसको हम एक विद्युत धारा वाले उसमें रखते हैं जिसका मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। इस आधार पर हम किसी चुंबकीय पदार्थ को क्या कर सकते हैं, विचुंबकित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे शैथिल्य हानि, हिस्टेरेसिस, जो लॉस होंगे वो हम किस प्रकार पता करते हैं। देखिए हमने देखा कि यदि H शून्य हो जाए तो फिर भी I का मान, मतलब चुंबकन जो तीव्रता है वो उस चुंबकीय पदार्थ में रहता है। जब किसी भी पदार्थ को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, और हमारा सामान्य बात है कि हमने एक डोमेन थ्योरी पढ़ी थी कि डोमेन में क्या होती है, कुछ की दिशाएं अलग अलग होती हैं, सबकी दिशाएं, और चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, सामान्य जो चुंबकीय टोटल होगा आघूर्ण वो क्या होता है, शून्य होता है। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ है, जो उसके अनुकूल है, उनके एरिया डोमेन के बढ़ जाते हैं, और जो क्या है उनके विपरीत दिशा में है या अनुकूल नहीं है, उनके क्षेत्र क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। या फिर क्या प्रक्रिया होती है कि समस्त जितने भी डोमेन हैं वो उसी दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, यदि हम बात करें जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उन्हें अनुकूल है। तो इनमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। जब इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र जो हमने उस चुंबकीय पदार्थ के चारों तरफ लगा रखा है वो कार्य करता है। यहाँ पर भी उस अभिविन्यासित करने के लिए, उसके इंक्लाइन करने के लिए उसी क्षेत्र में उसे क्या करना पड़ता है, उन्हें घुमाना पड़ता है। ये ऐसे में है तो इसको घुमाना पड़ेगा, बलाघूर्ण लगेगा। तो जो कार्य होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा होता है और वही उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहता है।
अब हम यदि किसी प्रक्रिया से चुंबकीय क्षेत्र शून्य कर देते हैं, फिर भी हमें क्या होता है, उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण विद्यमान रह जाता है। इसका मतलब यह है कि जब चुंबकीय क्षेत्र शून्य कर दिया तो हमें उतनी ऊर्जा वापस नहीं मिलती जितनी हमने उस पर लगाई थी, जो कार्य किया था उतनी ऊर्जा वापस नहीं मिलती। इसी को क्या कहा जाता है, शैथिल्य हानि। क्योंकि जितनी हमने दी है उतनी हमें मिल जाती, तब शैथिल्य हानि नहीं होती, यहाँ पे ये हानि होती है। और इसीलिए इसको शैथिल्य हानि, क्यों, क्योंकि शैथिल्य, चुंबकीय शैथिल्य जो गुण है उसके कारण ये हानि हो रही है। देखिए H और I के बीच में जो पश्चता है उसके कारण हानि हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शैथिल्य हानि। अब बात यह है कि शैथिल्य हानि किस में कितनी होगी, ये किस आधार पर निर्धारित करेंगे कि प्रति एकांक आयतन में, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में शैथिल्य हानि कितनी अधिक या कितनी कम होती है, उसका निर्धारण इस शैथिल्य वक्र के इस क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। यदि इसका क्षेत्रफल अधिक है तो शैथिल्य हानि अधिक होगी, यदि इसका क्षेत्रफल कम है तो शैथिल्य हानि कम होगी। अब देखिए यही जो हानि है वो किस आधार पर होती है, जब हम चुंबकित और विचुंबकित करते हैं तो वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हमें क्या करती, बाहर प्राप्त होती है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि शैथिल्य हानि क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि शैथिल्य वक्र के लाभ क्या है। सामान्य लाभ क्या है कि हम किन्हीं दो पदार्थों में यदि तुलना करनी हो कि कौन सा पदार्थ किसी विशेष कार्य के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, उसके लिए हम शैथिल्य वक्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें माना स्थायी चुंबक बनाना है तो स्थायी चुंबक के लिए किस प्रकार का पदार्थ हमें चाहिए, अस्थायी चुंबक बनाना है तो किस प्रकार का हमें चुंबक चाहिए, चुंबकीय पदार्थ चाहिए। तो उस आधार पे हम उन पदार्थों का निर्धारण करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चुंबकशीलता अधिक चाहिए, चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो बेहतर चाहिए, हमारी जो क्या धारणशीलता अधिक चाहिए, निग्रहिता हमारी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और शैथिल्य हानि भी हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उस आधारों पर हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं किसी चुंबकीय पदार्थ का कि वह किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। तो पहले हम सामान्य क्या करते हैं, इसी आधार पे कि कैसे हम करेंगे, तो नरम लोहे और स्टील के गुणों में हम अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें, हम बात करते हैं धारणशीलता। धारणशीलता हमने पहले भी पढ़ा है कि धारणशीलता हमारा क्या गुण है, धारणशीलता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता शून्य हो जाए तब भी चुंबकन तीव्रता जो बचती है, जो चुंबकीय गुण उसमें बचता है, उसे क्या कहा जाता है, धारणशीलता। जिसके अंदर धारणशीलता ज़्यादा अच्छी होगी वो बहुत बेहतर तीव्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नरम लोहे की धारणशीलता स्टील की धारणशीलता से क्या है, अधिक है। उसी प्रकार से दूसरा है निग्रहिता। निग्रहिता कोरेसिविटी वाला निग्रहिता देखिए कि अब हम यदि विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो चुंबक कितनी देर बाद क्या होता है, विचुंबकित हो जाती है, उसका चुंबकन जो तीव्रता है वो शून्य हो जाती है। तो यहाँ देखिए स्टील की ज़्यादा है और नरम लोहे की कम है, मतलब नरम लोहा बहुत जल्दी क्या हो जाता है, उसकी चुंबकन तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तीसरी बात है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि में देखिए कि क्षेत्रफल, हमने कहा था कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में कितनी शैथिल्य हानि है, वह शैथिल्य वक्र के क्षेत्रफल से पता करते हैं। तो क्षेत्रफल यदि हम देखें तो नरम लोहे वाले का क्षेत्रफल कम और स्टील का ज़्यादा है, मतलब शैथिल्य हानि हमारे स्टील में अधिक है, नरम लोहे में क्या है, कम है। इसके बाद आता है चुंबकशीलता, म्यू। चुंबकशीलता अब ये देखिए, यदि हम इसमें म्यू है बी और एच का वक्र बनाएं तो हम इसमें देखेंगे कि जो म्यू का मान है वो नरम लोहे के लिए क्या है, ये चुंबकशीलता का जो मान है वो नरम लोहे के लिए क्या है, अधिक है। उसके बाद अगला यदि हम देखें चुंबकीय प्रवृत्ति, इसमें भी हमें पता है कि ये किसका I/H होता है। समान मान के H के लिए I नरम लोहे का क्या होता है, अधिक होता है। अब इन्हीं गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि स्थायी चुंबक के लिए क्या होगा और जो सामान्य चुंबक के लिए हमारा क्या होगा। उपरोक्त आधार में अब हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ का चुनाव कर सकते हैं और हमें दो प्रकार की चीजों के लिए चाहिए, स्थायी चुंबक के लिए और विद्युत चुंबक के लिए।
स्थायी चुंबक में जैसे हमें पता है स्थायी चुंबक का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा सामान्य क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर है या धारामापी है या हमारे विद्युत जनित्र हो गया या विद्युत हमारा मोटर हो गया, उसमें हम इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वहाँ किस प्रकार का चाहिए हमें, एक तो धारणशीलता अधिक चाहिए, दूसरी हमारे क्या चाहिए, निग्रहिता हमारी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और तीसरा हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा शैथिल्य हानि है वो कम होनी चाहिए। लेकिन स्थायी चुंबक के लिए यदि हम दोनों की तुलना करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर स्टील होता है। स्टील कारण क्या है कि यदि विपरीत दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र वो करें, उसकी वजह से उसकी चुंबकीय जो गुण है उसमें कमी ना आ पाए, तो इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए वहां पे हम चुंबकीय तो विचुंबकीय तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए जो शैथिल्य हानि है उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है। इन गुणों के आधार पे स्टील स्थायी चुंबक के लिए, स्टील किसके साथ, यदि हम सामान्य बात करें उसकी बात करें तो कोबाल्ट जो स्टील है वो हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि उसमें क्या है, निग्रहिता अधिक है, चाहे धारणशीलता क्या है, कम है। विद्युत चुंबक के लिए हमें क्यों नरम लोहा आवश्यक है, क्योंकि उसमें चुंबकशीलता अधिक है, उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति बेहतर है, और दूसरा उसका धारणशीलता अधिक है क्योंकि हमें प्रबल चुंबक चाहिए, और तीसरा उसमें क्या है, जो ये निग्रहिता है वो क्या है, कम है, इसलिए वो जल्दी विचुंबकित भी हो जाता है। इन गुणों के आधार पर हम स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में जो पदार्थ हैं उनका निर्धारण हम करते हैं।